फजर की नमाज के साथ शुरू होता है दिन। थका हुआ सूरज जब निकलता है तो एक नींद भर थकान से लड़के यहाँ के लोग निकलते हैं अपनी नई लड़ाइयों के लिए। भीड़ इतनी कि पाँव रखने की जगह ना मिले, लेकिन है ये एक बयाबां जहाँ न किसी की नज़र जाती है न कोई आवाज़ पहुँचती है, जहाँ सूरज की रोशनी तो है लेकिन इल्म की रोशनी नहीं है, जहाँ बिजली का उजाला तो है लेकिन विकास की कोई सूरत नज़र नहीं आती। हैदर अली आतिश का एक शेर है, वहशते दिल ने किया है वो बयाबां पैदा, सैकड़ों कोस नहीं सूरतें इंसान पैदा। लोग बहुत हैं, भीड़ बहुत है, लेकिन जैसे सबके भीतर एक बयाबां है पसरा हुआ। शायद सवाल करो इनसे तो भीतर से बकौल जोश मलिहाबादी यही आवाज़ आए, हमसे क्या पूछते हो, हम क्या हैं, एक बयाबां में गुमशुदा आवाज़। यही पूछा किया मैं आज दिन भर, हर एक इंसान को रोटी मिली क्या। मौजपुर मेट्रो के पास कबीर नगर इलाका है ये। इसकी 5 नंबर गली में रोटी घर चलता है। सुनने में नाम ही थोड़ा अजीब सा लगता है, रोटी घर। रोटी का घर कैसा होता है, लेकिन ये रोटी घर है जहां पर जरूरतमंद लोगों को रोटी यानी अनाज उपलब्ध कराया जाता है। हम आज इस पे जाएंगे और इसके करता धरता लोगों से बात भी करेंगे। साहिल, ये रोटी घर क्या है? बहुत सारे घर सुने थे, रोटी घर पहली बार सुना है, क्या है ये? रोटी घर आज से तकरीबन 1.5 साल पहले स्टार्ट हुआ था। लॉकडाउन हटने के बाद हमारे कुछ छोटे छोटे बच्चे थे जो हमारे घर, हमारी बहनों के घर ट्यूशन पढ़ने आते थे, तो वो आपस में खेल में दूसरे के घर चले जाते थे। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने वहाँ पर देखा कि कुछ लोग, हम ही में से कुछ लोग नमक से रोटी खा रहे थे। तो जब ये चीज़ हमने सुनी तो हमें इस चीज़ का बड़ा अफसोस हुआ कि हम सब रह रहे हैं, एक समाज में रह रहे हैं, एक साथ रह रहा है, एक मोहल्ले में रह रहा है, लेकिन हमें दूसरे के घर की खबर ही नहीं है कि कौन खाना खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखकर इस रोटी घर का स्टार्ट हुआ। हम ही में से कुछ लोग हैं, ये हमारे सारे वॉलंटियर हैं, हमारी टीम है। तो हम टीम में अपने ही कुछ काम करते हैं, कुछ अपनी पॉकेट मनी सेव करते हैं, तो उसमें से हमारे पास कुछ कंट्रीब्यूशन आता है। यहाँ से जो अनाज मिलता है, कितना अनाज मिलता है आपको? मेरे को यहाँ से ये 10 किलो जो आटा मिलता है, तो चावल मिलते हैं और जो तेल मसाले हैं वो मिलते हैं। अच्छा, तेल मसाले भी मिलते हैं। हाँ। आपके पास है राशन कार्ड? हाँ है। राशन पे कुछ मिलता है? राशन तो मिलता है, वो लड़का मेरा अलग है, उसके पास है। अच्छा, आपको नहीं मिलता है। तो ये है रोटी घर, जहाँ हम लोग गली से चलते चलते अचानक दिखा और आ गए। खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पर, अनाज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सरकारी दावे होते हैं, सरकारी बातें होती हैं, चैनल्स पे बहुत कुछ चमक रहा होता है, दिख रहा होता है। कहीं कोई दावा कर रहा होता है कि इतने करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे दिया, कोई दावा कर रहा होता है कि ये दे दिया, वो दे दिया। लेकिन ये हिंदुस्तान की एक और हकीकत है जो आप तक नहीं पहुंचती है। शहर में मजदूर जैसा दर बदर कोई नहीं, जिसने सबके घर बनाए उसका घर कोई नहीं। अभी हम पुराना सिलमपुर की गली नंबर 3 के अंदर मौजूद हैं और आप ये देख सकते हैं कि पीछे पूरी ये गली है, एक लंबी चौड़ी अच्छी खासी गली है और जो ये पूरा इलाका है काफी ज्यादा भरा हुआ, काफी ज्यादा कंजस्टेड इलाका है। तो देखिए यहाँ पर कई आपको कारीगर भी देखने को मिलेंगे जो सिलाई का काम है, काफी सारे कारीगर मिलेंगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है हम कोशिश कर रहे हैं। जो आमदनी चाहिए होती है आज के समय में, वो आमदनी उतनी इस कमाई से आज के समय में मिल पाती है? वो तो नहीं है, बस खर्चे लायक हो जाते हैं। सिर्फ खर्चे लायक? हाँ, 15-20 हज़ार रुपये। ये कहाँ से आपका ये पूरा माल आता है? माल मार्केट से होता है। कहाँ से? लोकल गांधीनगर। गांधीनगर से यहाँ ये पुराना सिलमपुर के अंदर आपका ये माल आता है। हाँ।
अच्छा, और फिर उसके बाद ये माल कहाँ जाता है? वहीं चला जाता है वापस। वापस से वहाँ चला जाता है। गांधीनगर भी देखिए, आपको बता दें जिन दर्शकों को नहीं पता, दिल्ली के अंदर गांधीनगर का जो इलाका है वो भी पूरा भरा कपड़ों का एक बाजार है, होलसेल मार्केट एक तरीके से कह सकते हैं। कई लोग जब दिल्ली आते हैं तो गांधीनगर की मार्केट में भी गए होंगे। ठीक उसी तरीके का ये पुराना सिलमपुर का पूरा इलाका है। रास्ते में भी आपने देखा होगा, कई जगह दुकानों पर देखा होगा कि किस तरीके से ये पूरा काम, कपड़ों का पूरा काम है। कहीं सिलाई का काम होता है, कहीं इन कपड़ों को बेचने का काम होता है। तो देखिए, हम कोशिश करेंगे कि और भी ऐसे लोगों से और बातचीत आपको दिखाएं कि क्या कुछ यहाँ, ये पुराना सिलमपुर दिल्ली का वो इलाका कहाँ सजा सकता है, एक अनछुआ इलाका है, यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। चलिए चलते हैं और भी चीजें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कब से रह रहे हैं? ये मकान है 50 साल से। 50 सालों से रह रहे हैं। तो अच्छा, इन 50 सालों के अंदर आपने इस पुराना सिलमपुर को कितना बदलते देखा है? बहुत बदल गया। किन किन मायनों? पहले बहुत सफाई थी यहाँ, बहुत अच्छा था, सब रहते थे। अब बल्कि गंदगी है यहाँ। हम यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर ये देखिए, एक पूरी की पूरी दुकान है, कहा जा सकता है एक छोटा सा ढाबा है पुराना सिलमपुर के अंदर। तो भैया से भी हम कोशिश करते हैं कि बात करते हैं। तो भैया, सबसे पहले तो मुझे आप अपना नाम बताइए। सुनील। सुनील नाम है। कहाँ से हैं? दिल्ली से ही है? बिहार से बिलोंग करते हो? आप बिहार से हैं। अच्छा, तो कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैम 4 साल से समथिंग। 4 साल से। तो ये ढाबा आप ही का है या फिर आप यहाँ पर काम? रेंट पे रहते हैं, अपना ही ढाबा। ये आपका है। तो कितने लोग हैं आपके साथ यहाँ? 3 लोग हैं। तो ये पूछना चाहिए, जो ये यहाँ पर लोग हैं ये कहाँ से, यहीं के रहने वाले हैं या फिर अलग अलग जगहों से आए हैं? दूसरी जगह मैम, ये तो फैक्ट्री आई थी, इसमें सारे लोग काम करते हैं। यूपी के लोग हैं यहाँ पे काम करते हैं फैक्ट्रियों में। कोई बात नहीं। अच्छा, यूपी से हैं ज़्यादातर। अच्छा, तो ये लोग यहीं पर रहते हैं या फिर इनके रहने की व्यवस्था वगैरह? कुछ फैक्ट्रियों में रहते हैं, कुछ लोग रेंट पे अपना कमरा ले रखा है, वैसे रहते हैं। इस कदर मैंने सुलगते हुए घर देखे हैं, अब तो चुभने लगे आंखों में उजाले मुझको। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ, ये दिल्ली का जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, ये अछूता है विकास से। ये भी दिल्ली का हिस्सा है, यहाँ भी काम होना चाहिए था। हालात बड़े बद से बदतर हैं। ट्रैफिक जाम की व्यवस्था, ट्रैफिक जाम हमेशा भयानक रूप ले लेता जरा सी देर के अंदर ही। यहाँ तालीम की क्या व्यवस्था है, बच्चों की पढ़ाई की क्या व्यवस्था, कितने सरकारी स्कूल हैं इस एरिया में? मेरे वार्ड के अंदर ना तो कोई प्राइमरी स्कूल है, ना कोई समुदाय भवन है। एक भी नहीं है? एक भी नहीं है। हमारे वार्ड के अंदर ना तो कोई समुदाय भवन है। किसी को अगर कोई बर्थडे, मुंडन पार्टी या छोटा शादी का फंक्शन करना हो तो दूसरे वार्डों के अंदर देखना पड़ता है। जो करदमपुरी के अंदर जगह लैंड पड़ी है डीडीए की, वह बनाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में एक समुदाय भवन और एक छोटा स्कूल, छोटा जो है अस्पताल, जो कम से कम प्राइमरी चिकित्सा लोगों को मिल सके कि अगर किसी के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाए या किसी को कोई तुरंत कोई समस्या। यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि आपके इलाके में ना तो स्कूल है कोई और ना ही कोई सरकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर वगैरह? जी जी, दोनों नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक? मोहल्ला क्लिनिक है, उसमें वो पैरासीटामोल की गोली वगैरह मिल जाती है, कभी खुलता है कभी नहीं खुलता। दंगे हुए थे, मैं भी उस दौर में आया था, हमने भी सारा कुछ देखा था और बहुत बुरा हाल हुआ था। बहुत सारे लोग मारे गए थे उसमें, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, जाने क्या क्या हुआ पता आपको मैं क्या बताऊंगा या किसी को क्या बताऊंगा। अभी क्या हालात हैं उन लोगों के, उस दौर में कैसे आप लोगों ने संभाला चीज़ों को और अभी क्या हालात हैं? देखिए, उस वक्त को याद करते हुए भी ना रूह कांप जाती है। बिल्कुल, हालात बड़े ख़राब थे, लोग भूख से त्रस्त थे। यहाँ पर अप्रवासी लोग भी काफ़ी हैं क्योंकि फैक्ट्री वगैरह है यहाँ पे, सिलाई का काम ज़्यादा होता है और हालात इतने ख़राब थे कि लोग खाने से भी परेशान थे। आशिया, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन कुछ भी नहीं हुआ था, घर के अंदर थे वो। माहौल बहुत ज्यादा खराब था, इतना भी नहीं था, वो घर पे ही थे, बस इतना नमाज के लिए कह के लिख रहे कि मैं अभी आ रहा हूँ। उसके बाद वो लौटे नहीं घर पे। मुझे नहीं पता कि कहाँ निकल गए वो। जब मेरा भाई 2 दिन से घर पे नहीं आया था तो उसको देखने गया। भाई भी मेरा 12-13 साल का था, ज्यादा बड़ा भी नहीं था, तो उसको देखने गए थे। वो किसी पड़ोसन के यहाँ था, वहाँ रुका हुआ था वो। जब वो भाई को देखने गए, वो भाई को किसी ने बुला लिया उनको आगे को, तो वहाँ खड़े हैं उनके, जब ये गोली लग गई है। जब मेरा भाई को वहाँ पता चली है कि मुल्ला जी की गोली लग गई,
तो जब मेरा भाई भागा है तो उनको गोली लग चुकी थी, उनमें कुछ भी नहीं था। जब फिर मेरा भाई मेरे पास भागा है कि बाजी गोली लग गई, तो हम जैसे ही उठा के उन्हें सीधा अस्पताल ले गए। हम अस्पताल के बाद उनका जब हमने वहाँ पूछा है तो कह दिए कि आपकी डेड बॉडी है, आप ले जाओ घर। पोस्टमार्टम 3 दिन में दिया, उनका पोस्टमार्टम भी हुआ है। बहुत ज्यादा अब मेरा एक ही सहारा था भाई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, रहने के लिए भी व्यवस्था नहीं है, किराए का मकान है मेरे पास, न खाने के लिए। मेरे बहुत हालत बहुत खराब, मेरे बच्चे छोटे छोटे, न पढ़ रहे न लिख रहे, घर में ही बैठे हैं। खाने पीने के लिए नहीं होता है, बच्चे कोई भी मदद कर दे थोड़ी बहुत 100-200 रुपए से, उससे क्या होता है। 100-200 रुपए मैं कमाती हूँ, कुछ भी नहीं होता। मेरे बहुत ज्यादा, मैं 1-1.5 महीने से बीमार पड़ी हूँ। मैं टाइफाइड मलेरिया, कोई भी नहीं देखता, ससुराल वाले भी ऐसे भी नहीं है कि मुझे कुछ सहारा कर सके। वो भी बुजुर्ग लोग हैं, कोई भी आज तक मदद के लिए नहीं आया। बोला कि हम करेंगे, कोई भी नहीं आए। इतना मीडिया वाले आए, कुछ भी नहीं करा मेरे लिए। मेरा बस इतना कि मेरे बच्चे पढ़े अच्छे से अच्छे, मुझे इतना हो जाए, मुझे साधन के मैं जिंदगी अपने बच्चों को लेके काटूं सही से। धागे काटती हूँ, बाहर मजदूरी कर जाती हूँ, कुछ होता है तो 100-200 रुपए मेरी मजदूरी है, कुछ भी नहीं है। सौ बार गिरह दे के किसी आस ने जोड़ा, 100 बार मैं धागे की तरह टूट चुका हूँ। ओल्ड सीलमपुर के इलाके में सबसे ज्यादा जो काम होता है मैन्युफैक्चरिंग का, वो कपड़ों की दुनिया में होता है। और कपड़ों की दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज धागा। तो यहाँ हम आए हैं साहिल भाई की धागा फैक्ट्री पे। ये धागा फैक्ट्री कहने पे आपको कोई बड़ी फैक्ट्री समझ में आ रही होगी, बहुत छोटा सा इलाका है। अक्सर जिन घरों में हम रहते हैं उन घरों से भी छोटा, जहाँ कई सारे लेबर लगातार काम कर रहे हैं। आपको ये आवाज़ आ रही होगी पीछे से, और धागा यहाँ पे बनता है। साहिल भाई हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। तो धागे का काम यहाँ पे होता है। हाँ जी, थोड़े छोटे छोटे लघु उद्योग है ना, तो यहाँ सब कुछ सिलाई के ऊपर ही डिपेंड करता है सारा। हाँ हाँ, कि मार्केट एशिया की सबसे बड़ी है। हाँ, तो यहाँ ज़्यादातर दुकानें हैं, तो उनको जो फैक्ट्री में जो माल बनता है वही सब दुकानों पर जाता है करने। ठीक है। तो ज़्यादातर यहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हुई है। तो ये जो आपका मान लीजिए धागे आप बनाते हैं, इनकी सप्लाई कहाँ पे होती है? यही मार्केट के अंदर ही है। इसी मार्केट के अंदर, यानी यहाँ आप बनाते हैं, यहीं सारा का सारा लग जाता है। बाकी बाहर के भी आते हैं 2-4 ग्राहक, लेकिन ज़्यादा तो हमारा यहीं लग जाता है। यहाँ पे ही होता है आपका। कब से कर रहे हैं ये काम आप? ये काम तो हमें 8-9 साल के करीब हो गए। नहीं, उससे पहले हमारा जनरेटर का काम था। जनरेटर काम। तो यहाँ कितनी फैक्ट्रियाँ होंगी धागे की अंदाजन? सैकड़ों, हजारों, कितनी होंगी? हज़ारों होंगी, कम से कम ना भी हो, शायद 6-7 हज़ार के करीब तो फैक्ट्री कम। 6-7 हज़ार फैक्ट्रियाँ ओल्ड सीलमपुर में है। ये एशिया का हर फैक्ट्री के अंदर जो है, हर बिल्डिंग में 4-4, 5-5 मंजिलें हैं, और उसमें सब में फैक्ट्री लगी। इसमें कच्चा माल क्या लगता है? ये सब इस तरह का कच्चा माल आता है, जैसे रखा हुआ है ये सब, ये कच्चा माल आता है। दूध जो है, हाँ, ये सब सदर से माल आता है। उसके बाद में फिर ये, तो ये माल कहाँ से ले आते हैं आप? ये सब सदर से आता है। सदर से ले आते हैं। तो सदर से आता है, यहाँ बनता है, यहीं के मार्केट सदर में आने के बाद इसे डाई आउट कराना पड़ता है। कलर जैसे कि आप देख लो ना, अलग अलग तरीके के कलर हैं, तो इधर डाई पे कलर कराना पड़ता है। जिस तरह का भी मैचिंग का कपड़ा होता है, जैसे आपकी शर्ट है, इसमें जिस तरह का मैचिंग का कपड़ा होगा वैसे ही कलर लगेगा। तो फिर कलर कराने के बाद फिर ये कोनों को ऊपर, ठीक है ना, इस तरह से जैसे ये अलग अलग कलर के जो अलग अलग कलर के अपना हो जाते हैं। जी, अंदर बन रहा जाएगा। लेबर कितने आपके यहाँ काम करते हैं अंदाज़ा? फिलहाल 3 लेबर है। 3 लेबर हैं। और आप खुद भी करते हैं काम या खुद भी थोड़ा माल वाल करते हैं? तो ये फैक्ट्री है पूरी। आइए, बहुत पतला सा रास्ता, ये पूरी फैक्ट्री है। यहाँ पे धागे बन रहे हैं। कहाँ से हैं आप? कहाँ के रहने वाले हैं? चलो अंदर चलिए। दिल्ली के ही रहने वाले हैं। तो यहाँ ज़्यादातर लेबर दिल्ली के हैं या बाहर से भी आते हैं? दिल्ली में कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, हंस विहार में आप रहते हैं। अच्छा अच्छा। और आप कहाँ रहती हैं? अच्छा, आपकी पत्नी है क्या? यहाँ धागे बनते हैं, धागे जो आपके कपड़ों को जोड़ते हैं। इस देश को ज़रूरत उन धागों की भी है जो नफरत से बटे हुए दिलों को जोड़ सके।
पुराना सीलमपुर की तंग गलियों के बीच में ये छोटी छोटी दुकानें जो हैं हमने आपको दिखाई, और इन दुकानों के कई हिस्सों के अंदर जो ये कपड़ा बनाने का काम होता है वो भी हमने आपको दिखाया। कई कारीगरों से हम बातचीत कर रहे हैं और कौन कौन सी ऐसी मुश्किलें हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है मजदूरों के साथ रहकर। वही है ना, रेट का प्रॉब्लम बहुत है, मतलब कारीगर को रेट कम मिलता है, दुकानदार रेट कम देते हैं और काम भी ना चलता है, पूरी साल काम चले रेगुलर। अभी 1 महीने काम दिवाली पे हो जाएगा, 2 महीने काम ईद को होता है, बस साल में वही 3 महीने 4 महीने काम मुश्किल से चलता है। 8 महीने मतलब गुजारा करना मुश्किल है, किराया भाड़ा खर्चे बहुत हैं। क्या नाम है आपका? समीर। समीर, कहाँ से है समीर? बदायूं। बदायूं से हैं। कब से काम कर रहे हैं? लगभग हो गए 6 साल हो गई। 6 साल हो चुकी है। हाँ। और उम्र? 18। हाँ? 18 साल के हो तो अच्छा, तो घर की स्थिति किस तरीके की है जो आपको 18 साल में तो लगभग बच्चे पढ़ के ही निकलते हैं, कॉलेज वगैरह जाते हैं, तो पढ़ाई वगैरह की है? नो, बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है। तो घर में पिताजी वगैरह क्या करते हैं? काम करते हैं। वो भी काम करते हैं। तो कभी स्कूल आप गए नहीं? क्यों, ऐसी क्या स्थिति रही कि आप स्कूल नहीं जा पाए? पढ़ना ही नहीं था। तो अब क्या सोचा है, कब तक ऐसे मतलब किसी फैक्ट्री के अंदर एक कारीगर के तौर पर काम करते रहेंगे? पूरी जिंदगी। सुबह हम आते हैं 7:30 बजे के बाद। सुबह 7:30 बजे के बाद आते हैं? वैसे ना 8 बजे तक आ जाते हैं। हाँ, 8 बजे तक आ जाते हैं। 8 बजे तक आ जाते हैं। और कब तक काम करते हैं? हम काम करते हैं रात को 11 बजे तक। ओवर टाइम अगर करते हैं तो उसका पैसा मिलता है? नहीं, इसका पैसा नहीं मिलता है, इसका रेट बहुत कम है, इसलिए हमें काम मतलब ज़्यादा देर करना पड़ता है। तो कितनी कमाई आपकी हो जाती है? हो जाती है 350 400 की बस। पर डे के हिसाब से आपको मिलता है? हाँ। काम तो फिलहाल उस टाइम तो बहुत बढ़िया काम था, 2008 से लगभग 2014 तक बहुत बढ़िया काम रहा था। जब जीएसटी लगी थी उस टाइम, नोटबंदी के बाद जीएसटी 2015 में लगी, उससे काम थोड़ा डाउन पड़ा था। फिर जीएसटी के बाद काम स्टार्ट हो गया था धीरे धीरे करके, जैसे लोगों ने गुजारा करा अपना। फिर जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद से काम अब तक फिर पिटता ही चला रहा है। ये मन तो वैसे बिल्कुल नहीं है, मन भर गया है हमारे इस काम से, क्योंकि इसमें इतना वो नहीं है, इनकम नहीं है ना, मेहनत ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए। अब हम लोग का गांव में कोई काम है नहीं, बीवी बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो हम लोग यहाँ आते हैं कमाने के लिए, और यहाँ इतना कमाई अब चलता नहीं है काम। 200-400 रुपये कमा कर गुजारा करता हूँ पूरा फैमिली में। हाँ, अपना खाना पीना खा लेते बस, यही, और कुछ नहीं हो पाता। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाता है। मुश्किल से साल के अंदर 2 से 3 महीने का काम होता है, जब फेस्टिवल्स आते हैं तब काम होता है। तो उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, जैसे जब जो खाली महीने रहते हैं जिसमें आपके पास काम नहीं रहता है? तो हम गांव में जाते हैं, गांव में जो मेहनत मजदूरी होती है धानों की और गेहूँ की और जो फसलें होती हैं, फैक्ट्री वगैरह होती हैं, उन पर जाकर काम करते हैं। नहीं, पढ़ाई नहीं की है, जब माँ मेरी मजबूर था तो क्या पढ़ाएगा, क्या, ठीक है ना, पैसा नहीं था तो क्या पढ़ाएगा। तो सरकारी में 5वां तक पढ़ा हुआ है, बस छोड़ दिए। तो पैसा भी नहीं था, कैसे करेगा। ये एक जिंदगी है जिसके बारे में सोचना भी थोड़ा मुश्किल लगता है। यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ इसके पीछे एक बड़ा कमरा है। वो कमरा 7 लोगों की जिंदगी चलाता है। 7 लोग उत्तर प्रदेश के एक शहर से आए हुए, परिवार वहीं गांव में है। अक्सर लोगों के पास ना कोई खेती है, ना वहाँ कोई रोजगार का साधन है। अगर होता तो दिल्ली की तंग गलियों में, दिल्ली के इन तंग गलियों में जहाँ न धूप आती है न हवा आती है, वहाँ क्यों आते? ये पूरा वीडियो करते हुए, ये पूरी डॉक्यूमेंट्री करते हुए हमारे दिमाग में था कि ये जगहें जो कभी कभार किसी काम से जब हम आते हैं तो देखते हैं, इन जगहों की हकीकत आप तक पहुँचाएं। अगर आप जरा गौर से देखेंगे तो दिल्ली सुनते ही आपका दिमाग में क्या आता है? जो दिल्ली से बाहर लोग रहते भी हैं, दिल्ली आते हैं, तो दिल्ली सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? शानदार सड़कें, पुल, लाइट, बिजली, सारा कुछ। थोड़ा इतिहास देखने का मन हुआ तो आप चले जाते हैं पुरानी दिल्ली, दिल्ली 6,
जामा मस्जिद के आसपास घूम लेते हैं, बिरयानी खा लेते हैं, शाही टुकड़ा खा लेते हैं और आपको लगता है दिल्ली को देख लिया। लेकिन हर महानगर की तरह दिल्ली का भी एक ऐसा चेहरा है जो दिखाई नहीं देता। बदशक्ल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बीमार जरूर है। G20 हो जाए, G7 हो जाए, एशियाड हो जाए, ओलंपिक हो जाए, यहाँ तक न किसी की खुशबू पहुँचती है, न किसी की हवा पहुँचती है, तो सिर्फ पसीने की गंध, सड़क की गंदगी, तंग गलियां, जबरदस्त जाम और इन सब के बीच संघर्ष करते हुए लोग 2 जून की रोटी चलाने के। ये अलग बात है कि हमारे देश में देशभक्ति और देशद्रोह का जो एक नया फार्मूला चला है, उसमें ये लोग अनफिट बैठते हैं, दूसरी तरफ बैठते हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जिनकी मेहनत से आपके घर खूबसूरत बनते हैं, जिनकी मेहनत से आपके शरीर पर कपड़े सजते हैं, जिनके मेहनत से वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाखों करोड़ों कमाती हैं, जिनके विज्ञापन आप हर सिनेमा, हर समाचार के बीच में देखते हैं। तो जो समाचार उनके विज्ञापन से चलते हैं वो उनकी बात करते हैं। हमारा सीना इनकी मेहनत से धड़कता है, इसलिए हमने सोचा कि इनकी बात। तो इस समय हम शकील भाई की फैक्ट्री में हैं, जहां बच्चों के जो पैंट्स होते हैं, बाबा पैंट्स होते हैं, वो बनते हैं। ये छोटी सी जगह है, दूसरी मंजिल पे सीढ़ियां आपने देखी होंगी, और यहाँ पर मेरे ख्याल से 7-8 लोग काम करते हैं। 8-10 लोग हैं फिलहाल, जो है इस टाइम 7 लोग ही हैं। 7 लोग काम कर रहे हैं। वैसे जो है घर गए हुए हैं कुछ लोग। जी जी। तो शकील भाई कब से ये काम चल रहा है? ये हो गए 2-3 साल हो गए। 2-3 साल। उसके पहले क्या करते थे आप? पहले हम भी यही सिलाई करते थे उतार के। अच्छा, अभी अपना शुरू किया आपने। ओके, तो एग्जैक्टली क्या काम है मुझे बताइए। यही काम है, जो है जो हमसे जो बड़े ठेकेदार हैं उनसे कटिंग लाते हैं। हाँ। ये कारीगर सिलता है। ये बच्चों की पैंट है जो सिल के यहाँ पर तैयार होती है। हाँ, लाइब्रेरी भी बना है बच्चों की। तो कच्चा माल इसका जो होता है, धागा वगैरह सब यहीं से मिल जाता है आपको? हाँ, सब नहीं, दुकान से धागा तो हम दुकान से लाते हैं। वही यहाँ की दुकानों से। हाँ। और ये कटिंग आप बता रहे हैं कि आपके जो बड़े ठेकेदार होते हैं वो देते हैं। हाँ, वो और ये ठेका कौन देता है? जो बड़ी फैक्ट्रियाँ होती जो हैं। बड़े बड़े जैसे गांधीनगर मार्केट में बड़े ठेकेदार हैं, जैसे बॉबी वाले हैं, हाइलो वाले हैं, बड़े बड़े थे वो। तो ये आप जो तैयार करके देंगे उस पे उनका लोगो लग जाएगा। फिर ये आप बेचते नहीं, आप सीधे उनके लिए? हम खाली सिल के देते हैं। साल में ये काम रेगुलर चलता है या बीच में रुकता भी है? साल में क्या, अब तो जो है काम की सेटिंग ऐसी खराब है, साल में 3 ही महीने चला है बस। बाकी तो टाइम पास वाला काम होता रहा है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? अब ये मार्केट के हालात हैं। जो इन बाबा पैंट्स को आपने जरूर देखा होगा अलग अलग शोरूम्स में, अलग अलग दुकानों में लटके हुए। इन पे जो सील लगी होगी, किसी बड़ी कंपनी की सील लगी होगी, उससे आप परिचित होंगे, आप कहेंगे वहां से बन के आती है। लेकिन हुजूर, ये बनती है ऐसी तंग गलियों के, ऐसे कमरों में, ऐसे कारीगरों द्वारा जो अपना घर बार छोड़कर 15-20 हज़ार रुपए महीने के लिए यहाँ पूरे महीने मेहनत करते हैं। ये वो लोग हैं जो आपके घरों को खूबसूरत बनाते हैं, धागे बनाते हैं, बाबा पैंट्स बनाते हैं, जीन्स बनाते हैं, शर्ट बनाते हैं, जिन सबको पहनकर आप मन चाहे नारे लगाते हैं। सर ये सब अधिकतर सर गांव देहात से आए हैं, शहर से तो कोई नहीं आवे। हाँ। और सब इनकी जो फैमिली है सब गरीबी घर के सर, सारे के सारे। तो मतलब क्या यूपी से, बिहार से, इन्हीं इलाकों से? बिहार, बंगाल, इन्हीं इलाकों से, 3 इलाकों से ज़्यादा। 3 इलाकों सबसे ज़्यादा आते हैं। तो ये काम तो आप लोग यहाँ पे सिखाते होंगे उनको? हाँ जी सर, यहाँ सीखते भी, फिर ये करते भी हैं, फिर उसके बाद छोटे मोटे ठेकेदार बन जाते हैं। इससे पहले एमसीडी में बीजेपी थी, तब काम नहीं हुआ था यहाँ पर। और अब केजरीवाल की सरकार है, एमसीडी में यहाँ अब भी कोई खास काम नहीं है। अभी आप जाओगे रास्ते में देख लेना, आपको सीवर में से पानी निकलता हुआ नजर आएगा रास्तों में। एमसीडी में कांग्रेस भी एक ज़माने में रही है, कांग्रेस की भी सरकार रही है, भाजपा भी लंबे समय से है, आप अब आ गई है, और सबके बड़े बड़े दावे हैं। लेकिन ऐसा लगता है जैसे किसी की नज़र यहाँ पहुँची ही नहीं, किसी को लगा ही नहीं कि यहाँ भी कुछ किया जाना चाहिए। सर यहाँ लेबर तो सर मिक्स है यहाँ पर, लेकिन ज़्यादा लेबर मुसलमान ही है यहाँ पर। हिंदू लेबर भी हैं? हिंदू लेबर मुसलमान हैं तो सब बराबर ही, लेकिन ज़्यादा जो आप पूछ रहे हो तो इसमें मुसलमान ज़्यादा। तो जब दंगे हुए थे तो उसका असर यहाँ भी हुआ था? यहाँ कोई असर नहीं हुआ। यहाँ सब लोग साथ में आराम से रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ये इलाका है तो बहुत पुराना, सीलमपुर गांव का इतिहास बहुत पुराना है। हालांकि जो नया सीलमपुर है, वेलकम के आसपास के एरिया है, उसकी अपनी एक कहानी है।
इमरजेंसी के दौरान जिन मुस्लिम इलाकों को झुग्गी झोपड़ी कह के तोड़ा गया था और वहाँ से लोगों को विस्थापित किया गया था, 1993 में 1993 में उनके लिए वहाँ कॉलोनी बनाई गई। ये इलाका बेसिकली एक गांव था, ज़्यादातर गुजर लोग यहाँ पर रहते थे, लेकिन किसी वक्त में यहाँ पर ये सिलाई का काम, रेडीमेड का काम शुरू हुआ। और आज की अगर आप स्थिति देखेंगे तो गली गली में आपको, हर घर में, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हर घर में आपको कई कई फैक्ट्रियाँ मिल जाएंगी। लेकिन इसके पीछे की एक कहानी है। कहानी ये है कि 90 के दशक में, 90s में हमारे यहाँ बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद होना शुरू होती हैं। बड़ी फैक्ट्रियां मतलब क्या? फैक्ट्री जो पहले हम सुनते थे, जो देखते थे, यानी एक बड़ा जमीन का टुकड़ा जहां एक फैक्ट्री होती थी, जिसमें अगर इनकी ही भाषा में बात करूं, मैं कपड़ों की ही भाषा में बात करूं, तो बटन भी वहीं बनती थी, काज भी वहीं बनता था, कपड़ा सिला भी वहीं पे जाता था, धुला भी वहीं पे जाता था और फाइनल प्रोडक्ट पैक होकर फैक्ट्री से बाहर निकलता था। अब जब ऐसा होता था, तमाम सारे लेबर वहां पे रहते थे, काम करते थे, लेबर्स की कॉलोनी हुआ करती थी, उनको सुविधाएं मिलती थी, चिकित्सा की सुविधा मिलती थी, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन की सुविधा मिलती थी, उनके यूनियन हुआ करते थे, तो उनको जो तनख्वाहें मिलती थी, उनको जो सुविधाएं मिलती थी, वो ऐसी मिलती थी कि कम से कम एक मिडिल क्लास की ज़िंदगी वो गुजार सकें, उनके बच्चे बड़े होकर कुछ बनने का ख्वाब देख सकें। अब क्या किया गया कि असेंबली लाइन को पूरा डिस्टर्ब कर दिया गया। आज हालत यह है कि बटन कहीं और बनती है, काज कहीं और बनता है, पैंट का कपड़ा सिला कहीं और जाता है, उसके धागे कहीं और काटे जाते हैं, उसके जो बेल्ट के हुक होते हैं उनको कहीं और लगाया जाता है, जिप कहीं और लगाया जाता है। यानी इनको विकेंद्रित कर दिया गया अलग अलग। सारा सिस्टम ठेके पे दे दिया गया। सारा का सारा जो प्रोडक्शन का काम है ठेके पर होता है। यानी सिस्टम क्या बना कि एक बड़ा मालिक है जो कुछ नहीं करता है, जो सिर्फ थोक का सामान खरीदता है और बाकी सब कुछ ठेके पे बांट देता है। एक छोटा ठेकेदार 10 मजदूरों को, 7 मजदूरों को रख के सिलाई का काम कराता है, कोई पैंट सिलवाता है, कोई शर्ट सिलवाता है, कोई कोट सिलवाता है। मैं बच्चों के कपड़े के हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ। और ये सारे लोग अलग अलग छोटी छोटी जगहों पर काम करते हैं। एक पीस का जो रेट है वो 10 रुपये 15 रुपये रेट है। 1000 पीस अगर बनता है तो उसमें से 50 पीस 100 पीस डिफेक्टेड कह के निकाल दिया जाता है, उसका पैसा नहीं मिलता। दूसरा, ये जो पैसे मिलते हैं वो पिछले 5-7 साल से यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यही रेट है, सारी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ये पीस रेट नहीं बढ़ाए गए हैं। तीसरी बात, काम करने से कोई मना नहीं कर सकता है क्योंकि छोटे ठेकेदार हैं, कोई सरकारी सुरक्षा नहीं है। अगर एक आदमी मना करेगा तो बेरोजगारी इस देश में इतनी ज़्यादा है कि अगर आप 15 रुपये पे मना करेंगे तो कोई अगला आकर शायद 13 रुपये पे तैयार हो जाए। यानी ये पूरा सिस्टम ऐसे बना है कि कैपिटलिस्ट जो है, जो पैसे वाला है, जो मालिक है, वो तो जो कपड़ा 5 साल पहले 300 में बेचता था वो 3000 में बेच रहा होगा, लेकिन जो लेबर है, जो असल में कपड़ा तैयार कर रहा है, उसको 5 साल पहले भी एक पीस के 15 रुपए मिल रहे थे, आज भी 15 रुपए मिल रहे हैं। इस तरह से पूरा का पूरा जो सिस्टम है, प्रोडक्शन का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, उसको डिसेंट्रलाइज करके जो मजदूर है हमारा, उसके हाथ, पांव और आवाज तीनों काट लिए गए हैं। इसीलिए आज हमारे देश का सबसे बड़ा उद्योगपति कौन है? अडानी, जो कुछ नहीं बनाता है। उसके पास अडानी पोर्ट है लेकिन उसने अडानी पोर्ट नहीं बनाया। उसके पास अडानी एयरपोर्ट है लेकिन उसने एयरपोर्ट नहीं बनाया। वो दवाइयों के क्षेत्र में घुस गया लेकिन वो 1 रुपए की दवा नहीं बनाता है। केवल दूसरों की मेहनत पर, सरकार की सहायता से प्रॉफिट कमाता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो जानते शायद बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बताते इसलिए नहीं हैं क्योंकि बताने पर मालिकान नाराज हो जाएंगे। मालिकान की बात कहीं से भी गलत नहीं होनी चाहिए, मालिकान को कहीं से बुरा नहीं लगना चाहिए। हमारा नया मीडिया ऐसा ही बना है। इसीलिए जैसा मैंने कहा कि इन इलाकों की खबर तभी आती है जब यहाँ कोई बुरी खबर होती है, किसी फैक्ट्री में आग लग जाए, दंगे हो जाए, तब यहाँ की खबर बाहर जाती है। वरना बिहार, यूपी, बंगाल, दीगर राज्यों से आकर यहाँ पर जो मजदूर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, दड़बों में रह रहे हैं, 16-16 घंटे रोज काम कर रहे हैं और उसके बाद इतना भी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं कि एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें, अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी का ख्वाब देख सकें, उनकी खबरें आप तक कोई लेकर नहीं आता। इसलिए हमने सोचा, हमारी टीम ने सोचा कि ये खबरें आप तक लेके जाएं, दिखाएं आपको कि तिरंगा
उतनी ही शान से यहाँ भी लहराता है, लेकिन तिरंगे के नीचे जो हमारे मजदूर रह रहे हैं, काश ये भी इसी की तरह सिर उठाकर इज्जत से अपने मेहनत की पूरी मजदूरी मांग पाते, अपने बच्चों के लिए कोई ख्वाब देख पाते। तो शाम ढल रही है अब और हम लोग हैं मोहम्मद यामीन साहब के यहाँ। आप गार्डनिंग के सामान बनाते हैं, वो चीज़ें जो आपके घर को खूबसूरत बनाती हैं, आपके बागीचे को खूबसूरत बनाती हैं। यामीन साहब, क्या ये काम है, मुझे पूरा बताइए, किस तरह की चीज़ें आप बनाते हैं? यही बनाते हैं, फूल कटर है, हेज कटर है, खुरपी है, और जो भी उसमें औजार काम में आते हैं सारी आइटम बना देते हैं। और ये इसकी सप्लाई आप कहाँ पे करते हैं? ये हम लाल कुएं पे दे रहा है। लाल कुएं पे थोक में सप्लाई करते हैं, इंडिविजुअल आप नहीं बेचते? ना ना। तो ये जस्ट जानने के लिए पूछ रहा हूँ कि अगर इसके एक का दाम पूछा जाए अंदाजन तो कितने तक का पड़ता है? ये 150 का भी है, 250 का भी है, इसमें कई रेंज है। हाँ, घटिया बढ़िया, जैसे मेरे हाथ बड़ा है, ये 250 रुपए का पड़ेगा। 250 रुपए का ये पड़ेगा सिंगल अगर जी। और अकेले करते हैं सारा काम आप? हाँ, एक आध लड़का और रखा हुआ है। एक आध लड़का और है यहाँ पे। और कब से कर रहे हैं ये काम आप? ये तो हमारा जन्मी ही काम है, पिताजी से ही। अच्छा, पिताजी भी करते थे। सन 82 में आए थे यहाँ पे। सन 82 में आप आए थे। रिहाइश हमारी रामपुर की है, यूपी उत्तर प्रदेश। तो 82 से तकरीबन आप समझिए कि 45 साल में कैसे बदला है ये इलाका? ये तो सभी बदल गए। हमें तो यहाँ तो सब खेत बाड़ी ही थी, लोग ही तुरैया उगी भी थी, अब सब्जियां उगती थी, सब्जियां होती थी यहाँ पे। धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया। अभी तो बड़ी जबरदस्त भीड़ है, मतलब अभी तो मतलब आप लौकी तुरैया क्या कहिए, फूल उगाने की भी जगह नहीं है, इतनी भीड़ है यहाँ पे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। तो कब से चला रहे हैं ये मदरसा? ये मदरसा लगभग 7 साल हुआ है। 7 साल से? जी 7 साल। और कितने बच्चे इसमें? लगभग इसमें ज़ेर तालीम जो बच्चे हैं वो 200 बच्चों के लगभग आते हैं। तो यहाँ क्या क्या पढ़ाते हैं आप इनको? सबसे पहले तो अरबी ही पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं, उर्दू के साथ साथ हिंदी इंग्लिश वगैरह भी, जिसके लिए बोर्ड भी तैयार हैं। हाँ, यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो किस क्लास तक की लगभग पढ़ाई होती है? अगर क्लास के सेंस में पूछें तो किस क्लास तक की पढ़ाई होती है? जहाँ तक क्लास का मामला है तो जो बच्चे जिस क्लास में पढ़ने वाले होते हैं, जैसे LKG वाले बच्चे भी आते हैं, UKG वाले भी आते हैं, फर्स्ट वाले भी आते हैं। हिंदी इंग्लिश के लिए बाकायदा एक टीचर है अलग से। अच्छा। हाँ, अलग से पढ़ाते। तो वो उनको हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते? जी, वो हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो यहाँ क्या सोच के आपने मदरसा शुरू किया? गलियों में देखते थे, छोटे छोटे गलियों में, तो ये बच्चे जो है ना हमें खेलते हुए नजर आते थे। हम इनके माँ बाप से मालूम करते थे कि आप अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते, इस वक्त खेलने का क्या मतलब है? तो इनके माँ बाप हमें ये जवाब देते थे कि इस गली में मदरसा ही कोई नहीं है ऐसा जो हम अपने बच्चों को भेज सके। इन ज़रूरत के तहत ये मदरसा खोला गया ताकि ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन। बाद बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, जिनके माँ बाप अखराजात नहीं उठा सकते हैं। अब मदरसे में रह करके ये सब कुछ फ्री दिया जाता है जी। और ये बच्चे जो है ना उन अखराजात के बोझ नहीं बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे अच्छी तरीके से तालीम हासिल करते हैं। और जो बच्चे जाते नहीं हैं बिल्कुल भी स्कूल, वो इस लायक हो जाते हैं कि वो हिंदी लिखने लगते हैं, इंग्लिश लिखने लगते हैं, और उर्दू तो है ही है। फीस वगैरह तो कुछ नहीं ली जाती थी उस वक्त पर। हमने जो है ना 5 साल इसी तरीके से यूँ ही फ्री पढ़ाया, लेकिन माँ बापों ने सुस्ती की इनके। जब माँ बाप ने सुस्ती की तो हमने इनके माँ बाप को एहसास दिलाने की वजह सिर्फ 100 रुपये फीस रखी थी, लेकिन तवज्जो इस बात की है कि ये बच्चे पढ़ लें, ये अपने माँ बाप का अदब करना सीख जाए, अपने ताऊ चचा का अदब करना सीख जाए, अपने से बड़ों का अदब करना सीख जाए, बस। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये बच्चा जो है ना, इनके माँ बाप फिलहाल तो यहीं पर रहते हैं, लेकिन दूसरी जगह के रहने वाले। ये बच्चा देखिए, ये बच्चा बिहार से आया सिर्फ यही इल्म हासिल करने के लिए। हाँ, ये एक बच्चा इल्म हासिल करने के लिए। ये आप बताओ अपना नाम।
संभल से आए हो? ये संभल यूपी से। के संभल से। हाँ, ये बदायूं साइड के हैं। अच्छा। हाँ, अगर सरकार मदद करना चाहती है तो हम मदद लेने के लिए तैयार। अभी तक कुछ नहीं मिला? नहीं, सरकार से कोई मदद नहीं। मदरसों को लेकर बहुत सारे किस्से फैलाए जाते हैं, बहुत सारी बातें की जाती हैं, आप तो जानते हैं, जी जी व्हाट्सएप से लेके और अब तो टीवी चैनलों पर भी। जी। कैसा महसूस होता है? नहीं, ये जो बहुत सारे किस्से फैलाए जाते हैं मदरसों को लेकर, ये बिल्कुल गलत है। मदरसों में जो है ना, सिर्फ अमन और सुकून का पैगाम दिया जाता है, अब भाईचारगी का पैगाम दिया जाता है। बल्कि ये कहा जाता है कि मदरसे चल रहे हैं, इन मदरसों से जो है ना एक दूसरे का अदब करना सीखेंगे। इनको सिर्फ यही सिखाया जाता है और कुछ सिखाया नहीं जाता। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। नए लड़कों के बीच में एक नया क्रेज़ है रील्स का, शॉर्ट्स का, और नोमान मिले हमें ऐसे ही गली में हम जा रहे थे और उनका एक वीडियो शूट हो रहा था। हमने सोचा उनसे कुछ बात की जाए। आइए। तो नोमान, क्या चल रहा है? हम एक वीडियो शूट कर रहे थे, कॉमेडी वीडियो। और क्या उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम मतलब ये हमारे कैमरामैन है, ये वीडियो शूट कर रहे थे, हम दोनों एक्टर्स हैं। तो ऐसी बस कॉमेडी वीडियो शूट हो रही थी। और कब से कर रहे हो ये? इस चैनल, कॉमेडी चैनल को बनाए हुए तो मुझे अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन वीडियो लाइन व्यूज तो बहुत अच्छे हैं, करोड़ों के व्यूज हैं आपके पास। इतने तो हमारे नहीं आते। जी जी, बस पब्लिक सपोर्ट कर रही है और क्या। तो क्यों शुरू किया? ऐसे ही? हाँ, बस ऐसे ही सोच रहे थे, हमें भी कुछ करना चाहिए। पढ़ाई कितनी की है? पढ़ाई मैंने 12th कंप्लीट कर ली है। और अभी पढ़ाई चल रही है, छोड़ दी? जी, अभी तो छोड़ दी मैंने 12th कंप्लीट। और आप? मैं अभी 12th कर रहा हूँ। अभी 12th कर रहे हो? ओके। आगे क्या इरादा है? वीडियो ही बनाना है या कुछ और भी करना है? मैंने व्लॉगिंग का सोच रखा है आगे, इसके साथ साथ वीडियो के साथ साथ व्लॉगिंग करूँगा, स्टडी भी कंटिन्यू रखूँगा, दोनों करूँगा। गुड। तो एक ऐसे ही पूछ रहा हूँ, शॉर्ट से कुछ पैसे वैसे तो आते नहीं है? शॉर्ट से हो जाता है रेवेन्यू। हाँ, इतना नहीं होता जितना लॉन्ग वीडियो का होता है, लेकिन हो जाता है थोड़ा बहुत। ऐसे और भी लड़के हैं इस इलाके में जो ये काम करते हैं? हाँ, काफी लोग हैं बनाने के लिए तो बहुत, लेकिन जो अभी हमारे जितना उठ चुका है 350 लाख हमने स्टार आप दोनों हो, क्रॉस कर दिए। मेरा नूर नाम है। हाँ, नूर और नोमान। नोमान। तो आप यहाँ के शॉर्ट्स के स्टार हो। चलो, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग गरीब जनता परेशान है। थैली रिक्शा चला रहे, वो भी बैटरी चला दिया दिल्ली के अंदर में, पैर से चलाने वाला भूखा मर रहा। तो आप क्या कर रहे हैं? गरीब के लिए कुछ सोच रहे हैं? इतना महंगाई है कि क्या करें, हम लोगों का 2 रुपए का काम नहीं हो रहा। यहाँ पे प्यार है, यकजहती भाईचारा है, बड़ी ही खूब है हिंदुस्तान की खुशबू। हर गम के बाद खुशियों का मौका जो है कभी ना कभी हमारे जीवन में जरूर आता है। कुछ इसी तरीके की एक कहानी है, वो कहानी मैं आपको नहीं बताऊंगी। अभी जिस जगह मैं आई हुई हूँ वहां से आपको उस कहानी के बारे में बताऊंगी। देखिए, ये आप ये पूरी देख पा रहे होंगे कि एक बिरयानी की शॉप है, और इसी शॉप के अंदर जो ये काम करते हैं ये व्यक्ति, इन्हीं से जानेंगे कि आखिर में इस पूरी की पूरी दुकान के पीछे कौन सी ऐसी कहानी है जो आप तक पहुंचनी बेहद जरूरी है। तो क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम मोहम्मद जावेद है, और जो है दंगों के बाद तकरीबन 3 साल हो गए हमारे इस दुकान को करे हुए। और दंगे के अंदर हम जो है खाना पकाना गए थे भजनपुरा में, तो वहाँ पे सरदारों ने बचाया था मुझे। तो उसके बाद जो है रात को वहाँ से निकालो सरदारों ने बहुत मुश्किल से, और फिर उसके बाद जो है छोटा मोटा अपना काम शुरू करा था। आज एहसान उस परवरदिगार को लोगों ने और सरदारों जी ने भी काफ़ी मदद करी थी इस लेवल में पहुँचने के लिए। आज माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है आप लोगों की दुआओं से, और बड़ा एहसान है लोगों का, मिलजुल के काम करते हैं माशाल्लाह सभी लोग, बहुत एहसान की बात है। तो आज तो इस वक्त की कहानी आपने बताई कि आज बेहद खुशियों भरी चीजें हैं, अच्छा सब कुछ, कामकाज जो भी है अच्छा सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो दौर, वो मंजर कैसा था जब आप दिल्ली के दंगों से प्रभावित वो भजनपुरे इलाके में? वो इतना खतरनाक था, मैं बता नहीं सकता आपको। मैं जिस हॉल के अंदर था शादी घर में, वो इतना बुरा मंजर था कि सारे लोग एक तरफ से लड़ रहे थे और दूसरी टीम से एक तरफ से लड़ रहे थे। यानी कि ये लगा लो सरदार अगर नहीं होते तो वो मार दिए जाते हैं हम लोग, क्योंकि हम 2 जने थे और तकरीबन जो है दूसरी टीम के जो बंदे थे हम जो लड़ाई कर रहे थे, कम से कम 20-25 लोंडे तो ऊपर हॉल के अंदर ही थे, और भजनपुरा का सारा RSS का चढ़ था वो बंदो, वो उस जगह पे फंसे हुए थे। तो सरदारों ने 4 तरफ से घेर रखा था, मैं बीच में करके,
जब उन्होंने निकाला रात को तकरीबन 12:30 बजे, उन्होंने अपनी गाड़ी में पगड़ी पहना के जब निकाला उन्होंने। अच्छा, आपकी पगड़ियां लगाई गई थी आपकी इस टोपी की जगह? आप कुर्ता उतार के उन्होंने पगड़ी लगाई, फिर उन्होंने पहुंचाया। मतलब एक तरीके से कहा जाए पहचान बदलकर इनको उस जगह से निकाला गया। उस जगह से निकालने के बाद जिस कौम ने इन्हें निकाला उसी कौम ने इनको सहारा दिया, और जिसके बाद आज ये जो दुकान आप पूरी देख रहे हैं, ये पूरी दुकान आज ये चला रहे हैं, हंसी खुशी चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इनका कहना है कि आज भी ऐसे कई त्योहार आते हैं, कई ऐसे पार्टीज फंक्शन होते हैं जहाँ पर से हमें बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं और काफी अच्छा सब कुछ चल रहा है। मैं कहाँ जाऊं करूं किससे शिकायत उसकी, हर तरफ उसके तरफदार नजर आते हैं। यहाँ हम इस इलाके के कुछ खास लोगों के साथ हैं और इलाके की परेशानियां, इलाके के हालात पे थोड़ा उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मतलूब भाई हैं हमारे साथ। कब से रह रहे हैं आप इस इलाके में? अप्रोक्सीमेटली 16 साल के आसपास। 16 साल से आप रह रहे हैं। 16 साल में कितना बदला है ये इलाका? 16 साल में अगर देखा जाए तो सच पूछो जो बदलना चाहिए वो तो नहीं बदला। अपनी संघर्ष करके जबरदस्ती अपने आप को बदलने के लड़ लड़ा के हालात है, जो बदलना चाहिए वो नहीं बदला। बिल्कुल बैकवर्ड सिस्टम है। जैसे क्या बदलना चाहिए था और नहीं बदला? जैसे मान लीजिए सारी सरकारें आती हैं, सारी सरकारें चली जाती हैं, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि जो यहाँ की मेन चीज है शिक्षा, और शिक्षा से रिलेटेड है हमारी फाइनेंशियल स्ट्रांगनेस। अगर शिक्षा नहीं तो फाइनेंशियल नहीं, फाइनेंशियल नहीं तो शिक्षा नहीं। अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि कोई भी जब शिक्षित नहीं होगा तो जाहिर बात है उसे मजदूरी करनी है। बिल्कुल। लोगों के पास इतना पैसा नहीं जो शिक्षा ले लें, कितनी मजबूरी है। तो उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार तो सरकारी स्कूल खोल सकती कुछ है। नहीं करती। सरकार कांग्रेस की आया, सरकार बीजेपी की आया, सरकार आम आदमी पार्टी आया, सब अपने अपना उल्टा सीधा करते हैं। विधायक बनते हैं, एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, सब चले आते हैं। अगर सरकार को वाकई यहाँ के उत्थान के लिए कुछ काम करना है तो यहाँ के लिए कैंप लगाए, उनको बताए। दूसरा, इनको ये भी नहीं पता कि एजुकेशन लोन कैसे ली जाएगी, सब्सिडी वाला लोन क्या लिएगा। अल्पसंख्यक आयोग जो यहाँ पे बना हुआ बिल्कुल बेकार, नाम चार का है। हर साल करोड़ों रुपए अलॉट होते हैं। आज तक कोई पूरी दिल्ली में पूरे विधानसभा को बता दे कि उसके थ्रू किसी को कारोबार किया गया हो, उसके थ्रू किसी नौकरी दी गई हो। जो कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए पैसा अलॉट करें, सब्सिडी वाला भी हो, कम इंटरेस्ट वाला भी हो, और तरह तरह की योजना लाएं। अब ये थोड़ी कि ऐसी। अच्छा, इलाके से जरा सा बाहर निकले। जिस तरह का देश का माहौल है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से लगातार अगर एक लफ्ज हम इस्तेमाल करना चाहें तो नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक तरह का पागलपन टीवी मीडिया से लेके और हर जगह दिखाई देता है। उसका कितना जहनी असर, साइकोलॉजिकल कितना असर यहाँ बच्चों पे या बाकी लोगों पे पड़ता है? देखिए जी, ऐसा है कि ये तो माहौल ये बनाया जा रहा है कि ना तो विकास की बात होगी, अब ना शिक्षा की बात होगी, ना कारोबार की बात होगी। जब उन्हें नफरत करा के ही सत्ता हासिल होगी तो उनका मेन पॉइंट ही ये है कि सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप नफरत फैलाओगे तो दूसरा एक वर्ग नफरत में जाएगा तो दूसरा उसके अगेंस्ट हो जाएगा। अब अनपढ़ आदमी को, जो गांव में हमारी 70% जनता हमारी गांव में रहती है, उनको ये नहीं पता कि एक्चुअल में क्या है। भाई एजुकेटेड इंसान तो समझता है कि भाई ये नफरत का काम चल रहा है और इनको इससे वोट मिल रहे हैं, और इसी डिवाइडेशन की वजह से उनको वोट मिल रहे हैं। तो इससे तो सब पता है कि एक वर्ग को दुखाओ, वो चीखेगा, जब सामने वाला खुश होगा। बस यही जो है सरकार की चाल चल रही है। एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब देना चाहें दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। डर लगता है, जैसे मैं बताऊं, मैं YouTube चैनल चलाता हूं, मैं देश भर में जाके भाषण देता हूं इनके खिलाफ। मुझे तो लगता है डर कई बार जब मैं निकलता हूं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कुछ निगाहें घूर रही हैं तो डर लगता है। देखिए सर, आपका नाम है अशोक कुमार पांडे, मेरा नाम है मतलूब अहमद। जिसका नाम मतलूब अहमद होगा, मतलूब हुसैन होगा, मतलूब अली होगा, या कोई से भी अली हुसैन अहमद होगा, अगर वो ज्यादा अखर चलेगा, ज्यादा मुखर चलेगा, पब्लिक को अवेयर करेगा, सरकार की कमियां गिनाएगा, तो उसको इस मामले में नहीं तो किसी और मामले में नाप दिया जाएगा। आपको नहीं नापा जाएगा क्योंकि आप उनके नहीं, मेरे जैसे भी बहुत सारे नापे गए। आपको नापने के लिए उनको 100 बार सोचना पड़ेगा कि भाई आपकी बैग बहुत मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल सहमत हूं। इसीलिए होता आदमी बोल नहीं पाते, अपनी बात कह नहीं पाते। सच पूछो तो सरकार के खिलाफ अगर कोई कानून भी खराब बन रहा ना और दिल को दुखा रहा तो दुखा के मुसलमान एक्सेप्ट कर रहे हैं। सच पूछो तो कुर्बानी मुसलमान ही दे रहे हैं, क्योंकि वो कोई गड़बड़ होती है चुप बैठ जाने, नहीं भैया नहीं, सरकार बुरा कर देगी, सरकार हमारे पर डंडे फेरेगी, जेल में डाल देगी, चलो रहने दो, कोई बात नहीं है। जिसमें सारे जो विपक्षी दल हैं वो एक साथ आए हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस हो। कुछ उम्मीद लग रही है आप लोगों को उससे? देखिए, वो इसलिए आए हैं कि आज आप चाहे कितनी भी अंधभक्ति में मोदी जी आपको चुन लो, लेकिन आपकी औलादा कोसेंगी। जो भी जनता वोट दे रही है उसकी औलादा कोसेंगी। इस औलादों को कोसने की वजह से कुछ लोगों की आंखें खुली हैं। इंडिया जो बना है, गठबंधन बिल्कुल अच्छा बना है और सारे लोगों ने मिलकर काम किया। हम दुआ करते हैं कि इसमें कोई फूट न पड़े, इसकी आपस का समन्वय। राहुल गांधी जो कहते हैं मोहब्बत की दुकान, उस पर कितना भरोसा कर पाते हैं? राहुल गांधी ने तो अपनी जी जान एक
कर दिया। उस बम ने तो पूरे इंडिया का इतिहास लाकर दे लिया। ना तो पब्लिकली कोई इतना आपस में मिला है, ना उसने आवाज उठाई है, पूरी जिंदगी देश के लिए दे दी। सच पूछो तो अभी अपना परिवार भी नहीं चलाने की सोची है। पहले देश को चलाएगा, देश को शांति में करेगा, उसके बाद अपना परिवार चलाएगा। ये देखिए ना उसकी उर्वानी, उसकी मदर बैठी हुई है, चाहती थी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को हटाकर बन सकती थी, लेकिन नहीं बनी ना। ये क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि देश में शांति रहे, देश उठे। अब कोशिश कर रहे हैं, सारे मिलकर चल रहे हैं। उम्मीद है कि अगर कोई ये नो डाउट इंडिया जीतेगा, इंडिया में ज्यादा आएंगे। आमीन। हाँ ये, लेकिन परेशानी कहाँ है कि बाद में ये बात निकल के ना आए कि ममता जी के मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, अखिलेश जी के मैं बनूंगा, शरद साहब कह रहे हैं, शरद पवार साहब के वो तो मैं ही तो हूँ, नीतीश साहब कह रहे हैं वो मेरे वालों को है नहीं। भैया जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी कायदे से उसको बनना चाहिए। राहुल जी की सबसे ज्यादा सीटें आती है, ईमानदारी से वो हकदार है, उसको एक बार बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, नेशनल पार्टी है। तो किसी भी चौराहे पे आप खड़े होकर बात करेंगे, किसी भी धर्म के लोग होंगे, किसी भी मजहब के लोग होंगे, ऐसी बातें आपके सामने आएंगी जो बातें यहाँ आ रही हैं। कोई भी मुल्क दुनिया का नफरत से बहुत दिन तक नहीं चल पाया। आप किसी भी मुल्क का इतिहास देख लीजिए। एक किस्सा सुना दूं, ईदी अमीन साहब थे और ईदी अमीन साहब युगांडा के राष्ट्रपति बन गए। एक दिन उनको अचानक सूझा, वहां पे 30,000 हिंदुस्तानी रहते थे जिसमें हिंदू मुसलमान सब शामिल थे। उन्होंने एक ऑर्डर निकाल दिया कि इन सारे लोगों को निकाल दिया जाएगा और इनके दुकान और इनके घर बार पे लोकल लोग कब्जा कर लेंगे। इस एक घटना से युगांडा बर्बाद हो गया और आखिरकार ईदी अमीन को चोरों की तरह युगांडा छोड़कर भागना पड़ा। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो एक दिन में नहीं बना है, सैकड़ों हजारों साल में बना है और उसमें दिक्कतें भी हैं, मोहब्बतें भी हैं, लेकिन सब मिला जुलाकर हमने साथ रहना सीख लिया था। उसी साथ रहने को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर बहुत सारे लोगों के अंदर गुस्सा है। साथ में दिल्ली में मैं लगातार घूमता रहता हूं। ये शिकायत मेरी सभी पार्टियों से है, जैसा कि मतलूब भाई ने कहा कि इतने लंबे वक्त में जो मुस्लिम इलाके जिनको आप कहते हैं, चाहे वो पुरानी दिल्ली हो, दिल्ली 6 हो, चाहे मौजपुर का इलाका हो, चाहे सीलमपुर का इलाका हो, चाहे बाकी सारे इलाके हों, इनमें उस तरह का विकास नहीं पहुंचा जितना बाकी दिल्ली के अंदर पहुंचा है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि संसद से बमुश्किल 15-20 किलोमीटर ये जगह है। अगर यहाँ से मोटरसाइकिल में ऑन करूं तो ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में मैं राष्ट्रपति भवन के सामने पहुंच जाता हूं। लेकिन ऐसा लगता है जैसे सदियों की दूरी है, एक दूसरी दुनिया से निकलकर एक तीसरी दुनिया में मैं जा रहा हूं। एक तरफ दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंगें हैं, दुनिया की सबसे चौड़ी सड़कें हैं, और एक तरफ ऐसा लगता है कि 18वीं-19वीं सदी की गलियां हैं और उनमें रहते हुए लोग हैं। राहुल गांधी मोहब्बत की बात करते हैं, उनसे हम सबको उम्मीदें हैं। आपने देखा यहाँ भी उम्मीदें हैं और भी बहुत सारे उम्मीदों पर ही तो जनता जीती है। लेकिन अगर ये उम्मीदें लगातार तोड़ी जाती रहेंगी तो कभी कोई उठ के ये सवाल पूछेगा कि हमारे इलाकों के साथ ये नाइंसाफी क्यों होती है। मैं जानता हूँ मेरा चैनल विपक्ष के कुछ मित्र नेता लोग देखते हैं। मैं चाहता हूं कि ये सवाल उन तक पहुंचे कि सरकारें बदलती हैं, केंद्र में बदलती हैं, राज्य में बदलती हैं, लेकिन ये जो इलाका है ये उनकी निगाह से कैसे छूट जाता है। हमारे कैमरामैन अगर दिखाना चाहें वो लाइट दिखाएं वहां पर। आप देखिए 2023 में 2023 में जबकि फाइबर लग गया है, सड़क के नीचे से लाइटें आ रही हैं। मैं दुबई गया था, वहाँ समंदर के अंदर से सड़क निकली हुई है। वहाँ इस तरह के बिजली के तार क्यों होने चाहिए जो लगातार लोगों को खतरे में रखे। वहाँ ऐसी गलियाँ क्यों होनी चाहिए जहाँ पर सीवर खुला हुआ है, और वहाँ लोगों को डर डर के क्यों जीना चाहिए। आज के लिए इतना ही। यहाँ पर हम अपनी बात खत्म कर रहे हैं, फिर किसी और इलाके में कुछ और बातें करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।